प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आंशिक अवकल पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो उसमें जो सेकंड वाला टॉपिक था उसके कुछ क्वेश्चन हुए थे, 2 क्वेश्चन हुए थे। तो हम थर्ड क्वेश्चन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो इनको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास यू कोई फंक्शन है एफ है, और वो फंक्शन है हमारे पास y माइनस में जेड, जेड माइनस में एक्स, y माइनस में जेड, जेड माइनस में एक्स, एक्स माइनस में y। ठीक है, अननोन फंक्शन है। ठीक है, ये इसके चर है, पहला चर, दूसरा चर, और खुद चर आप श्रेणियों में भी अपने आप में चर है एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये कहता है कि सिद्ध करना है जो प्रूव कर ली u अपॉन में कर ली x, कर ली u अपॉन में कर ली y, कर ली u अपॉन में कर ली z, जीरो प्रूव करना। यानी इसका x y z के सापेक्ष में डेरिवेटिव करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ये अननोन है, और ऐसे डेरिवेटिव करना, कर ली u अपॉन में कर ली x निकालना मुश्किल है। ठीक है, अननोन फंक्शन है। तो इस अननोन फंक्शन को हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चर पड़े हैं वो भी आप श्रेणियों में कुछ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला चर, तो ये खुद में अपने आप में एक चर बन रहा है, तो ये भी y और z से रिलेट है एक दूसरे से। ठीक है ना, आप श्रेणियों के बीच में, इनके बीच में भी कोई संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इसमें फंक्शन में कि इनके नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, कैसे? सॉल्यूशन में लेट माना y माइनस में z है वो t1 है, और z माइनस में x है वो t2 है, और x माइनस में y है वो t3 है। ठीक है, तो अब ये फंक्शन u क्या बन जाएगा? f t1 t2 और t3 इस प्रकार से बन जाएगा। हमें निकालना क्या था? हमें देखो क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है वो देखो, u का x y z के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, हमने तो u को t1 t2 t3 में कन्वर्ट कर दिया, और हमें इसका डेरिवेटिव करना है x y z के सापेक्ष में। तो यानी ये फॉर्मेट हमारा क्या बन गया? यानी u फंक्शन अब जो फंक्शन बना है वो किस फॉर्म में है? t1 t2 और t3 की फॉर्म में है। ठीक है, और t1 t2 t3 ये किस फॉर्म में है? t1 t2 t3, t1 t2 t3 x y z के फंक्शन है, तो x y और z के फंक्शन है। ठीक है, ये मत सोचना कि t1 y और z का ही है। ठीक है ना, मिक्सअप ही मान रहे हैं हम इसको भी, t1 भी x y z है। ठीक है, t2 भी x y z का फंक्शन है, t3 भी x y z का फंक्शन है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम मानते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बना है। अब हमें क्या निकालना? कर ली u अपॉन में कर ली x निकालना है, u का x के सापेक्ष में करना है। तो हमें पता है बीच में 3 चर और हैं, तो इनको भी हमें साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यानी u का x के सापेक्ष में करेंगे तो t1 t2 और t3 तीनों ही इंक्लूड करने पड़ेंगे, और यानी उस डिफरेंस उस डेरिवेटिव के अंदर, उस पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर हमें पता है कि 3 पद बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से 3 समीकरण बनेंगे, और इसकी वजह से 3 पद बनेंगे पहले प्रत्येक डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो नाउ कर ली u अपॉन में कर ली x क्या बनेगा? कर ली u अपॉन में कर ली x, 3 पद बनेंगे, मैंने बताया था। कर ली u अपॉन में कर ली x प्लस में कर ली u अपॉन में कर ली x। तो पहले में यहां पर क्या आएगा? t1, कर ली t1, यहां पर कर ली t2, यहां पर कर ली t3। ठीक है, तो ये बनेगा बेस का डेरिवेटिव x के सापेक्ष में। इसी प्रकार y के सापेक्ष में करेंगे तो यहां पर t1 t2 t3, ये जो एक मिनट मैंने जो किया है काम, हाँ सही है, ठीक है। चलो, अब हमें y के सापेक्ष में करेंगे तो बस यहाँ जहां पर x दिख रहा है वहां पर y पुट कर देंगे, और कुछ नहीं, वही रहेगा। और z के सापेक्ष में करेंगे तो जहां पर x है वहां पर z पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से तो हम एक कर लेते हैं, उसके बाद भी फिर हम देखते हैं। तो कर लेते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात जो करना है, कर u अपन में कर ले x, यानी इनकी वैल्यू हमें निकाल के लानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, हो सकता है इसकी ना निकले,
u की t1 के सापेक्ष में, क्यों? u है t1 t2 t3 का फंक्शन, अननोन फंक्शन है, इसका तो डेरिवेटिव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो t1 का x के सापेक्ष में वो तो कर सकते हैं, हाँ वो तो निकाल लेंगे। तो यानी ये जो सेकंड वाले पार्ट है ना, ये हमारे से निकल जाएंगे, ये पहले पार्ट नहीं निकलेंगे। यानी u का किसी t1 t2 t3 के सापेक्ष में कर रहे हैं वो नहीं निकलेगा, क्योंकि अननोन फंक्शन है। ठीक है, u अननोन फंक्शन है, तो निकाल लेते हैं नाउ। और हमें पता है कि t1 का x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, t3 का भी x के सापेक्ष में। इसी प्रकार अगले जो पार्ट करेंगे y के सापेक्ष में आएंगे, और उससे अगले आएंगे तो z के सापेक्ष में। तो ये सारी चीजें निकाल के छोड़ लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा t1 का x के सापेक्ष में करेंगे तो 0, ठीक है, t1 का y के सापेक्ष में करेंगे तो 1, ये z का 0 देगा, और t1 का z के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में 1। ठीक है, इसी प्रकार t2 का x के सापेक्ष में करेंगे तो यानी माइनस में 1। ठीक है, और t2 का y के सापेक्ष में करेंगे तो 0, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, और t2 का z के सापेक्ष में करेंगे तो 1। इसी प्रकार t3 का x के सापेक्ष में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 y 0 हो गया। t3 का y के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में 1, t3 का z के सापेक्ष में करेंगे तो 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और वैसे भी मैं एक काम कर लेता हूँ, कर ली u अपॉन में कर ली y और निकाल लेता हूँ, कर ली u अपॉन में कर ली y, कर ली u अपॉन में, ये हमने फॉर्मेट बना के छोड़ लेना चाहिए। ठीक है, कर ली u अपॉन में कर ली y, और कर ली t1, कर ली t2, कर ली t3, इसी प्रकार कर ली u अपॉन में कर ली z। यानी ये तीनों ही चाहिए थी हमें, फिर इनको ऐड कर देंगे। कर ली u, कर ली t1, कर ली t1 और कर ली z, यहाँ पर z आ जाएगा। ठीक है, कर ली u, कर ली, अब हमें पता लग गया, कर ली t2, कर ली z, कर ली u, कर ली t3, कर ली t3 और ये z। ठीक है, ये तीनों समीकरण बने हुए हैं, इनके अंदर ये जो सेकंड वाले जो पार्ट है उनके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। इनके अंदर, इनमें तो पुट कर ही सकते हैं हम, और तो हमसे नहीं निकलेगा। और ये 3, 6 और ये 9 की 9 वैल्यू हमने निकाली हुई है, अभी ये निकाली हुई है 9 की 9 वैल्यू निकाल के और इसमें रख दो। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। कर ली u अपॉन में कर ली x, क्या बनेगा, t1 का x के सापेक्ष में 0, यानी ये 0, तो ये सारा ही पद 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। t2 का x के सापेक्ष में, t2 का x के सापेक्ष में माइनस में 1, तो यानी ये चीज माइनस का हो गया ये, तो माइनस का कर ली u और कर ली t2। ठीक है, हाँ, t3 का x के सापेक्ष में 1, यानी कर ली u t3, कर ली u, कर ली t3। ठीक है, बस इतना ही पोर्शन बनेगा, और क्या बनेगा। इसी प्रकार कर ली u, कर ली y, कर ली u, कर ली y, वो निकाल लेते हैं। t1 का y के सापेक्ष में 1 है, तो कर ली u t1 बनेगा। उसके बाद में t2 का y के सापेक्ष में 0, यानी ये पद खत्म हो गया। t3 का y के सापेक्ष में, t3 का y के सापेक्ष माइनस में 1, यानी ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का कर ली u t3। इसी प्रकार कर ली u, कर ली z, निकालेंगे। t1 का z के सापेक्ष में माइनस में 1, तो माइनस का कर ली u t1। उसके बाद में t2 का z के सापेक्ष में, t2 का z के सापेक्ष में यानी 1, यानी कर ली u, कर ली t2, कर ली u, कर ली t2। और अगला t3 का z के सापेक्ष में 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। लेफ्ट को ऐड कर दो, ये 1, ये 2 और ये 3, एडिंग 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे तो कर ली u अपॉन में x, कर ली u, कर ली y, कर ली u, कर ली z, ऐड करेंगे। लेफ्ट में देखिएगा, राइट वाले ऐड करेंगे तो देखो क्या बढ़ना है। कर ली u t1,
कर्ली यू T1, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, कर्ली यू T2, कर्ली यू T2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस प्लस यानी जीरो। तो बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भी, चलिए आगे देखते हैं। यानी ये अननोन फंक्शन है ना, इनके अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से, तो उनको हमें नेमिंग करेंगे भाई, ठीक है, और क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अगेन फिर यू फंक्शन दे रखा है एफ है, एक्स अपॉन में वाई, वाई अपॉन में जेड और जेड अपॉन में एक्स। अननोन फंक्शन फिर दे दिया और प्रूव करना है एक्स कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स, वाई कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई और जेड कर्ली यू अपॉन में कर्ली जेड, और ये प्रूव करना है जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, वैसे तो ये मतलब ये जैसे ऐसा लग रहा है कि आइलर प्रमेय से हम कर सकते हैं, बट उसके लिए फंक्शन होमोजेनियस होना जरूरी है, होमोजेनियस होना जरूरी है। और अंदर जो चर होते हैं वहां पर तो देखो हम ये पढ़ के आए थे, दो ही चरों का पढ़ के आए थे, जैसे तो उसमें x बाहर निकाल लेते x की पावर n, तो y अपॉन में x की फॉर्म में हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर जो ये x अपॉन में y, y अपॉन में z, z अपॉन में x, ये तो तीन तीन फॉर्मेट बने हुए हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे? वैसे तो हम ये कर सकते हैं, ये एक ही लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस ही है ये एक्चुअली में, क्योंकि कोई जरूरी को नहीं, अगर चरों की संख्या अगर ज्यादा होगी है तो x अपॉन में y है तो y अपॉन में x, z अपॉन में x इस फॉर्मेट में भी बनेगा। ठीक है, तो बट हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, वन लाइन में क्वेश्चन में नहीं करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u फंक्शन है f, x अपॉन में y, y अपॉन में z, z अपॉन में x है। ठीक है ना, यहां पर हम सपोज करेंगे लेट x अपॉन में y t1 है, y अपॉन में z है वो t2 है और z अपॉन में x है वो t3 है। यानी पहले वाला क्वेश्चन ही है बस सेम। ठीक है, तो अतः फंक्शन क्या बनेगा, u f t1 t2 और t3। और अब देखिएगा क्वेश्चन t1 t2 t3 में आ गया। ठीक है ना, यानी ये चर है ना, यानी इस रूप में नहीं रहे, मतलब सिंपल रूप में आ गए, तीन चरों का फलन t1 t2 का। ठीक है ना, वहां पर तो ये जो खुद चर x y z वो हमें पता है कि फ्रैक्शन के रूप में रखे हुए थे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कोई फंक्शन, जब तीन चरों का है तो उसको लिखने का ये होना चाहिए, तीन चर इसमें भी x y z, बट उसको लिखने का जो उनका तरीका है वो किस फॉर्मेट में है, फ्रैक्शन रूप में है, तो हमने इसको सिंपल बना दिया। अब सबसे पहले एक नजर मारिए कहां पर, क्वेश्चन के जो जो प्रूव करना है उसके ऊपर देखो, कर्ली यू ऊपर में कर्ली एक्स निकालना है, यू का हमें एक्स के सापेक्ष में करना है, यू का वाई के सापेक्ष में, यू का जेड के सापेक्ष में, ये चीज लेके आनी है। बट अब हमने क्वेश्चन तो t1 t2 t3 में बना दिया, और t1 t2 t3 क्या है, खुद t1 t2 t3 क्या है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो यानी फॉर्मेट क्या बना, अब यहां पर u u क्या है, u हमें फॉर्मेट बन गया t1 t2 t3, और t1 t2 t3 किसके हैं, x y और z के हैं, यानी ये फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास, और हमें इनका इनके सापेक्ष में ही करना है क्योंकि आंसर में दे रखा है। और देखते हैं फिर कैसे, तो हमें पता तीन समीकरण बनने वाले हैं, प्रत्येक में तीन पद आएंगे और तीन समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो u का x के सापेक्ष में कर ली u अपॉन में कर ली x, तो कर ली u अपॉन में कर ली x, तीन पद इनकी वजह से बनेंगे, कर ली u अपॉन में कर ली x, कर ली u अपॉन में कर ली x, और यहां पर क्या आएगा t1, यहां पर t2 t3। ठीक है, कर ली u अपॉन में y के सापेक्ष में करेंगे, कर ली u अपॉन में t1, कर ली t1 y, कर ली u अपॉन में कर ली y t2 t2, कर ली u t3 t3 और x यानी y, और u का z के सापेक्ष में कर ली u t1
T1 का Z के सापेक्ष में, कर्ली U T2, कर्ली T2, कर्ली Z, कर्ली U T3 और T3 का Z के सापेक्ष में। ये हमारा फॉर्मेट बन चुका, यानी ये डेरिवेटिव जो निकालने थे हमें, वो तो हमें पता ये ऐसे होते हैं। हमें पता है कि ये तो निकालने u का T1 T2 T3 के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, अननोन फंक्शन है। ये चीज तो निकाल सकते हैं हम, ये नो की नो चीज तो निकाल सकते हैं, तो वही निकाल लो, बस बहुत है। ठीक है, ये निकाल के और इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो अब यहां से देखो क्या, T1 T2 T3 का x के सापेक्ष में, y के सापेक्ष में, z के सापेक्ष में, यानी सारे ही निकालने हैं। तो T1 का x के सापेक्ष में करेंगे, T1 का x के सापेक्ष में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 बाई में y बनेगा, 1 बाई में y। उसके बाद में T1 का y के रिस्पेक्ट में, T1 का y के रिस्पेक्ट में माइनस x हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, 1 बाई वाई क्या होगा, माइनस में 1 बाई वाई स्क्वायर, तो यानी माइनस का x कोण में वाई स्क्वायर। और T1 का z के सापेक्ष में, T1 का z के सापेक्ष में 0, क्योंकि इसमें z है ही नहीं, तो ये 0 बन चुका है। अब T1 का क्या, T2 का x के सापेक्ष में, T2 का x के सापेक्ष में 0, T1 का x y z के सापेक्ष में कर दिया, T2 का x y z के सापेक्ष में करेंगे, T2 का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, क्योंकि x है ही नहीं। T2 का y के सापेक्ष में 1 बाई z बनेगा, और T2 का z के रिस्पेक्ट में, T2 का z के रिस्पेक्ट में माइनस में y अपॉन में z स्क्वायर, y तो कांस्टेंट हो गया, 1 बाई z का होगा, माइनस में 1 बाई z स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम T3 का करेंगे, T3 का x के सापेक्ष में, T3 का y के सापेक्ष में, और T3 का z के सापेक्ष में। देखते हैं, T3 का x के सापेक्ष में करेंगे तो ये माइनस का z अपॉन में x स्क्वायर, माइनस का z अपॉन में x स्क्वायर। T3 का y के सापेक्ष में करेंगे 0, क्यों, y है ही नहीं। T3 का z के सापेक्ष में करेंगे तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने बाद में ये क्या बनने वाला है, कर्ली u अपॉन में कर्ली x। हमें पता है इसमें x भी चाहिएगा, u को कर्ली u अपॉन में कर्ली x को x से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो आप x से पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, x से पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारे पास दोनों काम साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो नाउ x, हाँ, इसको x से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको y से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको z से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कर लियो। T1 की x के सापेक्ष में कितना है, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई, और x से मल्टीप्लाई भी करनी है हमें, ठीक है ना। तो x अपोन में y, x अपोन में y, और कर्ली u अपोन में कर्ली T1, ये तो ये बन गया। x से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, हाँ, कर्ली T2 का x के सापेक्ष में, T2 का x के सापेक्ष में करेंगे 0, ये सारा मैट्रिक्स ही 0 हो गया। T3 का x के सापेक्ष में, T3 का x के सापेक्ष में माइनस में z अपोन में x स्क्वायर है, और x से मल्टीप्लाई करनी है, देखो x से तो मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, और इसकी वैल्यू है माइनस का z अपोन में x स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो एक x कैंसिल, माइनस में z बाई x हो जाएगा भैया, ठीक है। तो माइनस का z बाई में x, और कर्ली u अपोन में कर्ली T3, ठीक है। अब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यू भी पुट करेंगे साथ में, y कर्ली u अपोन में कर्ली y से मल्टीप्लाई, हाँ, T1 का y के सापेक्ष में माइनस में x पोल में y स्क्वायर, और y से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x पोल में y, और कर्ली u अपोन में T1। उसके बाद में T2 का y के सापेक्ष में, T2 का y माइनस का 1 बाई z होगा, और उसको y से मल्टीप्लाई भी करना है, तो y बाई z,
y बाई में z और कर्ली u t2, ठीक है। और इसका करेंगे तो t3 का y के सापेक्ष में वो जीरो है, यानी वो जीरो पोर्शन रहेगा। साथ के साथ मल्टीप्लाई भी करें और इसका z कर्ली u अपॉन में कर्ली z, तीसरे वाला पोर्शन का, इसको z से मल्टीप्लाई भी साथ में करनी है और t1 z के सापेक्ष में, t1 का z के सापेक्ष में जीरो, पहले वाला पोर्शन ही जीरो होगा। t2 का z के सापेक्ष में, t2 का z के माइनस में y अपॉन में z स्क्वायर और एक z से मल्टीप्लाई तो एक z कैंसिल, माइनस में y अपॉन में z, y अपॉन में z, और क्या बचेगा कर्ली u अपॉन में कर्ली t2। उसके बाद में देखते हैं क्या बनेगा। t3 का z के सापेक्ष में 1 बाई में x, z से मल्टीप्लाई भी करनी है, z बाई में x, z बाई में x और कर्ली u अपॉन में t3, ठीक है। एडिंग, ये नाम दे दो 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दो तो x कर्ली u अपॉन में कर्ली x, y कर्ली u अपॉन में कर्ली y, z कर्ली u अपॉन में कर्ली z। तो देखो अब ध्यान से ये क्या बनने वाला है, कोई कैंसिल भी हो रहा होगा, y अपॉन में z है, y अपॉन में z है, u का t2 के रिस्पेक्ट में, u का t2 के रिस्पेक्ट में कैंसिल, ये ऑप्शनों में सारे कैंसिल हो गए तो जीरो हैज प्रूव, ठीक है। ये ऑप्शनों में कैंसिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, वैसे ये करवा चुका हूं प्रमेय ही है, ठीक है। कहते हैं u एक होमोजेनियस फंक्शन है, u होमोजेनियस है और तीन चरों का है, होमोजेनियस फंक्शन डिग्री n है, होमोजेनियस और डिग्री कितनी है, यानी n कितना है 3, नहीं सॉरी डिग्री n है। उसके बाद में और वेरिएबल इसके चर कितने हैं, u के 3 है, यानी x y और z का फंक्शन है, ये u है x y z तीन चरों का है। और होमोजेनियस फंक्शन हम x y z के अंदर, x y के अंदर पढ़ के आए थे, दो चरों के अंदर ही पढ़ के आए थे, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव करना है, टू प्रूव x कर्ली u अपॉन में कर्ली x, y कर्ली u अपॉन में कर्ली y, z कर्ली u अपॉन में कर्ली z इज इक्वल टू n u, ये हमें प्रूव करना है। u कोई फंक्शन है, अननोन फंक्शन ही मिलेगा, मतलब कोई और चीज क्या है फिर, ठीक है। तो सम गाते हैं पहले से पता है, तो अगर पहले तो सबसे पहले निर्धारित करेंगे u फंक्शन को निर्धारित करेंगे, अभी u के बारे में ही नहीं पता हमें, बस इतना बता रखा है u तीन चरों का फंक्शन है, x y और z का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में माना u एक फंक्शन है और वो भी होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस है तो उसमें एक चर, तीन चरों का है, एक चर बाहर आएगा, यानी x की पावर n, डिग्री भी n दे रखी है, तो x की n अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में बनेगा। और फिर फंक्शन अंदर क्या बचेगा, क्या y अपॉन में x की फॉर्म में रहेगा, नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तीन चर आगे हैं, तो तीन चर आगे हैं तो हमारे पास x से तो हमें डिवाइड ही करना है, x बाहर निकाल दिया तो x से सभी को डिवाइड करना है, x को x से डिवाइड करोगे तो वो तो कांस्टेंट है, वो तो लिखना ही नहीं है। बाकी क्या बचेगा, y और x बच गया, उसको x से डिवाइड करना है, तो यानी अंदर जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, y अपॉन में z और y अपॉन में x और z अपॉन में x के फॉर्मेट का बनेगा भी क्वेश्चन, ठीक है ना।
समझो मेरी बात है, क्योंकि देखिए एक मिनट मैं लिखता हूं, कोई फंक्शन था एफ है और यू है वो, और एक्स वाई और जेड तीन चरों का है, पहले से बता रखा है, उसमें से एक्स बाहर निकालेंगे, एक्स की घात एन बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, नया फंक्शन, फंक्शन क्या बचेगा, तो हमें पता है एक्स बाहर निकालेंगे तो इसको वाई को भी डिवाइड करेगा, जेड को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो यानी वाई अपोन में जेड और जेड अपोन में एक्स, वाई अपोन में एक्स और जेड अपोन में एक्स के फॉर्मेट का बनेगा, तो यही तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि हमें अननोन फंक्शन है, अभी तो पता ही नहीं है, तो हमें इसी फॉर्मेट में, यानी उसके जो चर है ना वो इस तरह के रूप में मिलेंगे, अंदर अंदर जो मिलेंगे वो इस रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। वो जो भी हमारे पास बहुपद है, वो बहुपद के अंदर जो वाई और जेड है, वाई और जेड है ना, वो वाई अपोन में एक्स और जेड अपोन में एक्स की फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक। अब ये फंक्शन हो गया हमारे पास निर्धारित किया। अब यू का होमोजीनियस भी है, और अगर ये ऐसा है तो ये निकालना है आइलर प्रमेय से, एन तो हमें पता लग गया, बट यहां पर थोड़ा सा अननोन फंक्शन है, तो वो अननोन चर भी है ना, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक काम कर लेते हैं, माना अंदर वाले जो चर है ना उनको भी टी1, वाई अपोन में एक्स को टी1 मान लेते हैं और जेड अपोन में एक्स को भी टी2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स की एन और एफ टी1 और टी2, इस फॉर्मेट में बन चुका है ये फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बन गया, इसको छोड़ो एक मिनट, u किसका फंक्शन था, t1 और t2 का, और t1 t2 का, और t1 t2 किसके हैं, x y z के, x y और z के, इस तरह इस फॉर्मेट में बना है। तो u का x y z तीनों के सेपरेट में करना है, और बीच में पदों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है, यानी प्रत्येक समीकरण के अंदर 2 पद मिलेंगे। तो u का x के सापेक्ष में करेंगे तो कर्ली u अपोन में कर्ली x t1 t1, कर्ली u अपोन में कर्ली x t2 और t2, कर्ली u अपोन में कर्ली y, कर्ली u अपोन में t1, कर्ली t1 और कर्ली y, कर्ली u अपोन में t2 और t2 कर्ली y, कर्ली u अपोन में कर्ली z, कर्ली u अपोन में कर्ली t1, कर्ली t1 का z के सापेक्ष में, कर्ली u अपोन में t2 और t2 का z के सापेक्ष में, ठीक है। ये वैल्यू निकाल के आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। ये कहां से मिलेगी, ये तो हमने निर्धारित कर रखा है, t1 और t2 एक्स वाई जेड के सापेक्ष में हम ये डेरिवेटिव निकाल के लेते हैं, ठीक है, सभी वैल्यू निकाल के ले आओ और इसमें पुट करेंगे। तो सोल्व करते हैं, और फिर हमें पता है कि x से y से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साथ ही साथ कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई y से z से मल्टीप्लाई z से, और ये z से, इन सभी को ऐड कर देंगे, लेफ्ट को और राइट को भी ऐड कर देंगे। हाँ, इनकी वैल्यू निकाल के ले आओ पहले, सबसे पहले, तो यानी एक थोड़ी सी मिस्टेक और हो सकती है भाई, t1 t2 को तो मान लिया है, हमें x को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, x को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इस फंक्शन को, तो यानी u इंटू वी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि हमने एक चीज छोड़ दी है, ये फंक्शन पूरा t1 t2 का ही नहीं है, यहाँ पर एक चर और भी है x, तो यानी इस फॉर्मेट में हम करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये चीज हमें छोड़ने लग रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। यानी ये एक्चुअली में जो हमने फॉर्मेट बनाया है वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यानी u जो फंक्शन है ना t1 t2 का तो है, साथ में इसमें x भी मिला हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें u इंटू वी फॉर्म करना पड़ेगा, u का करेंगे तो x के सापेक्ष में या y के सापेक्ष में, तो u इंटू वी फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, देखिए कैसे, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, कर्ली u अपोन में कर्ली x निकालेंगे, तो यानी u इंटू वी फॉर्म ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो n x की n माइनस में 1, और ये एज इट इज f है t1 और t2 प्लस में, अब x की n एज इट इज,
और f का करेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है, और ये अब नया क्वेश्चन बना हुआ है, अब इसको नया हम क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। तो यानी ये अपने आप में एक फंक्शन है, और वो किसका है, t1 और t2 का है। इसको नया नाम दे देते हैं फाई, और उनका x y z के सापेक्ष में करना है, x y और z के सापेक्ष में करना है, ठीक है। अब ये नया फंक्शन t1 t2, अब इसमें से ये बाहर निकल चुका है, अब इसका डेरिवेटिव करना है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करना है x y z के सापेक्ष में। हाँ, अब ये नई फॉर्मेट बन गया है। तो इसका एक तरीका और भी है, ये फंक्शन है f का कर दो डेरिवेटिव x के सापेक्ष में, और इस x का कर दो t1 के सापेक्ष में, ठीक है। इसी प्रकार f का y के सापेक्ष में, थोड़ा सा मैं ये सही लिख रहा हूं क्या, f का t1 के सापेक्ष में, इसको निकालने का जो तरीका है मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा एक लाइन के अंदर ही। f का t1 के सापेक्ष में और t1 का x के सापेक्ष में, और t1 t2 दो ही चर हैं, कर ली f अपोन में कर ली t2 और t2 का x के सापेक्ष में। ये तरीका है इसका, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखोगे, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, x के सापेक्ष में इसका कर रहे हैं, तो ये अलग से फॉर्मेट बना के चलोगे तो यही बनेगा। तो सबसे कहता है कि t1 t2 के सापेक्ष में कर दो और t1 का x में के सापेक्ष में कर दो, तो ये तरीका भी इसका ज्ञात करने का, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के अंदर अगेन फंक्शन आ गया है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये हम यहां से निकाल के लाएंगे। t1 का x के सापेक्ष में, t1 का x के सापेक्ष में चाहिएगा, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में y अपोन में x स्क्वायर, और t2 का x के सापेक्ष में, t2 का x के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस का z अपोन में x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार और भी चाहिएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, टाइम ज्यादा हो गया, चलो कर ही देंगे इसको सोल्व, अभी थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। तो n x की n माइनस में 1 f t1 t2 प्लस में x की n और कर ली f कर ली t1, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में y अपोन में x स्क्वायर, माइनस का y अपोन में x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, वो भी माइनस ही है, और माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कितना है, माइनस का z अपोन में x स्क्वायर और कर ली f अपोन में कर ली t2, ठीक है। अब ये कर लिया हमने। इसी प्रकार हमें क्या निकालेंगे, u का y के सापेक्ष में और करेंगे, u का x के सापेक्ष में कर रहे हैं, u का y के सापेक्ष में और करेंगे, तो वो क्या आएगा, उसमें भी देखें यहां पर थोड़ा सा और इसको सही रख रहे हैं, x की देखो क्या है, इसमें से एक x है ना, इधर ले आओ n-1 और n-1 कॉमन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। साथ में कॉमन भी निकल सकता है, कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं बाकी इसको छोड़ दो। इसमें से एक काम कर लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देते हैं, n-2 और y को आगे निकाल देंगे और इसमें z को आगे निकाल देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा सिंपल और बना सकते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, और माइनस को भी कॉमन निकाल देंगे, तो n(x) की n-1 f t1 t2 और माइनस कॉमन निकाल दिया, और एक 1 में x स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे और x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे नीचे से, तो x की पावर n-2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, y कर ली f अपोन में t1 और प्लस में z कर ली f अपोन में t2, ये बनेगा शायद, ठीक है भी, बस इतना बनना है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, u का y के सापेक्ष में, देखो वो थोड़ा हार्ड नहीं है, क्योंकि y के सापेक्ष में करेंगे ना तो ये अपने आप में कांस्टेंट हो गया, u इंटू v फॉर्म नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट है, ये करना है, और ये किया था किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, y के सापेक्ष में, तो बस यहाँ पर यही फॉर्मेट बनेगा, y लिखना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो x की n कांस्टेंट है, और क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव यही लिखना है, बस y लिखना है बस, और कर ली f t1
कर ली T1 का y के सापेक्ष में, कर ली f T2 और T2 का y के सापेक्ष में, T1 और T2 का y के सापेक्ष में, T1 का y के सापेक्ष में और T2 का भी y के सापेक्ष में, और याद करो T1 का y के सापेक्ष में 1/x, T2 का y के सापेक्ष में 0 0 पुट कर दो इसमें, तो ये क्या हो गया x की n, T1 का y के सापेक्ष में कितना है 1/x, तो 1 में x कर ली f अपॉन में T1, ये 0 बन गया। ठीक है भी, अब क्यों T2 का y के सापेक्ष में 0 है। इसी प्रकार हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई भी करना है, साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपन। ये क्या निकाला था मैंने, कली u अपॉन में कली x निकाला था, इसको x से मल्टीप्लाई भी करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ले भी ये बढ़ जाएगा, एक इसमें एक कम हो जाएगी n माइनस में 1। ठीक है, साथ ही साथ हमें दोनों काम कर लिए। ले ये क्या था, कली u अपॉन में कली y, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये y से मल्टीप्लाई यहां पर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये x बाहर निकाल लेते हैं, ये x बाहर निकालें तो ये n माइनस में 1 बन जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल है, कुछ नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, z कली u अपॉन में कली z निकालेंगे, तो कली हमें पता है कि इसका z के सापेक्ष में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है x की n, और इसका करेंगे तो यही बनेगा, z लिखना बस और कुछ नहीं है, कर ली f T1 का z, कर ली f T2 का z, T2 का z के सापेक्ष में, T1 का z के सापेक्ष में, T1 का z के सापेक्ष में 0, T2 का z के सापेक्ष में 1/x, T1 का z के सापेक्ष में 0, x की n, ये तो 0, T2 का z के सापेक्ष में 1/x, तो 1 में x कर ली f अपॉन में कर ली T2, ये बचेगा। ठीक है, और इसको हमने z से मल्टीप्लाई भी करना है, z से मल्टीप्लाई तो z यहां पर ले आएंगे और ये x यहां पर कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो z कर ली u अपॉन में कर ली z, और ये x की n माइनस में 1, और अंदर z कर ली f T2, एडिंग 1 2 and 3, 1 2 3, तो x कर ली u अपॉन में कर ली x, y कर ली u अपॉन में कर ली y, और z कर ली u अपॉन में कर ली z। सभी को ऐड करोगे, देखिए ये तो है ही है, इसको इसके साथ देखो, ये चीजें दोनों y कर लिया अपॉन में T1, और ये मिलेगा कहीं ना कहीं y कर लिया अपॉन T1, ये माइनस का है, यहां पर प्लस का होगा। देखो सभी में x की n माइनस में 1, इसमें भी है इसमें भी है, ये तो अलग से पोर्शन रखेंगे, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पोर्शन इनके साथ कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, सिर्फ यही बच गया, तो ये बचेगा n और x की n और f T1 और T2, और ये x की n, ये देखो क्या है, x की n T1 T2, ये तो u है, तो इज इक्वल टू nu। इस प्रकार से ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है भी, 3 चरों का था, पहले आइलर प्रमेय जो हमने की थी 2 ही चरों में की थी। ठीक है, तो ये 3 चरों 4 चरों में आ जाते हैं, तो जैसे u कोई और चर आ जाता है तो कोई बात नहीं, x बाहर निकालेंगे तो एक पद और बच जाएगा, तो यहाँ पर T1 T2 T3 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही फर्क होगा। तो आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ सकते थे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी काम आपको पता ही कहने की जरूरत नहीं है, और कमेंट वगैरह जो है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को हमें बताओ। ठीक है, चलो।